presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आकर प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद 7 साल के भीतर सूबे को तीसरा मुख्यमंत्री मिल गया है। विजय रूपाणी से इस्तीफा ले लिया गया है और नए मुख्यमंत्री बने हैं पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल। आखिर क्या वजह रही कि भाजपा को अपने सिर के ताज गुजरात में चुनाव से बमुश्किल 1 बरस पहले मुख्यमंत्री को बदल देना पड़ा? यही समझेंगे आज दिन की बड़ी खबर में, लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। एब्रॉड की अगर हम स्टडीज़ देखते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें रिसर्च में पीछे चली जाती हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम चुनना चाहते हैं, लेकिन फंडिंग नहीं है या फिर हमारे पास उस तरीके इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, जो हम नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ और भी है ना, कि जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो वैज्ञानिक हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में, इंग्लैंड में, इज़राइल में भी हैं, अमेरिका में भी। वो ये बोलते हैं कि बाहर के देशों में जो तमाम अत्याधुनिक लैब है ना, उसके साथ कॉरपोरेट्स भी जुड़े होते हैं। एग्जैक्टली हैं? इंडिया में ये कल्चर क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि अभी हो सकता है आप पोस्ट डॉक के लिए कहीं बाहर चले जाएं, बिल्कुल, है ना, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा वजीफा मिलेगा। जी। अब हमारे देश का हुनर है पर काम बाहर कर रहा है। तो प्राइवेट लैब होती है और अच्छा पैसा होता है, तो हम क्यों ना जाएं बेहतर मौके के लिए। सर, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, प्राइवेट लैब को यहाँ आने में अभी थोड़ा वक्त चाहिए। एक मैं चीज़ मैं जोड़ूंगा, जबकि शायद कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आएगी ये बात, कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। हो सकता है आने वाले समय में वो इस तरफ भी ध्यान दे, ये वाली गवर्नमेंट ना दे तो दूसरी वाली गवर्नमेंट दी। अब अगर सपोज लीजिए मैं साइंटिस्ट बन गया या मैंने कुछ कर लिया, उसके बाद अगर मैं अपनी लैब को सेटअप करना चाहता हूँ ना, तो मुझे सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी या मुझे कोई फंड नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ वो चीज़ लैग हो रही है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, R&D के क्षेत्र में सरकार कोऑपरेट नहीं करती है जिस लेवल पर करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन पर कर रही है, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पे नहीं कर रही है। अब हमारी सरकार ये चाहती है कि हमें कोविड की वैक्सीन बहुत अच्छी मिल पाए, लेकिन आपने इससे पहले R&D के क्षेत्र में आपने उनका बजट काट दिया। मैं पर्टिकुलर एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। अभी पहले जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर थी, तो उन्होंने तो नॉन नेट फेलोशिप तक बंद कर दी थी। एक फेलोशिप वो होती है जो नॉन नेट होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है। जी, आप जानते हैं, हमको भी मिली जी, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें क्या था कि वो उसके लिए भी उन्होंने खारिज कर दी थी चीज़ें। अब एक बात बताइए, बच्चा जब इस लेवल पे आ गया, 25 ईयर का है, उसको फंड की ज़रूरत है या छोटा मोटा रिसर्च का काम करना है उसको, अब अगर वो भी फंड बंद हो जाएगा तो सर ये बताइए रिसर्च कैसे हो पाएगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, मैं करने की है, आपकी यूनिवर्सिटी सबसे आगे आई थी उसमें, JNU, उसमें बढ़ के हमारे यहाँ से लड़के गए थे, जामिया से आए थे। उसके बाद एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के लिए सरकार से धरना करना पड़ रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के छात्र को आपने सुना और ये कहते सुना कि आखिर क्यों हमारे देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा देश छोड़कर विदेश का रुख करते हैं। क्यों? एक ब्रेन ड्रेन है जो रुक नहीं पा रहा है। हम अपने सबसे बढ़िया कौशल और प्रतिभा को खोते कैसे जा रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हैं, इस रिपोर्ट को, तो आपको जाना होगा हमारे नए YouTube चैनल ललन टॉप UP पर। वहाँ आपको सौरभ दीदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी तमाम कवरेज और ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिलती रहेगी और मिलेंगे मज़ेदार व्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं lt.chunav@gmail.com पर। इस सूचना के बाद अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। आज पहली सुर्खी का ताल्लुक है एक मजेदार घटनाक्रम से। कर्नाटक में भाजपा विधायक श्रीमंत पाटिल ने 11 सितंबर को एक बयान देकर अपनी ही पार्टी को शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं बिना पैसे लिए भाजपा में आया, मुझसे पूछा गया था कि ऐसा करने के कितने पैसे लूंगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और लोगों की सेवा करने के लिए मंत्री पद मांगा। मैं नहीं जानता कि मुझे इस सरकार में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन अगले कैबिनेट विस्तार में मुझे मंत्री पद देने का वादा किया गया है। श्रीमंत पाटिल एक वक्त कांग्रेस में होते थे। 2018 में बेलगावी जिले के कागवाड़ सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते भी, लेकिन फिर भाजपा में आ गए। और वो अकेले नहीं आए। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से कुल 16 विधायकों ने जुलाई 2019 में अचानक अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इससे कांग्रेस JDS की HD कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी। इस घटना को कहा गया था ऑपरेशन लोटस। खुद पाटिल ने कागवाड़ के ऐनापुर में लोगों से कहा कि पैसे का ऑफर ऑपरेशन लोटस के दौरान ही दिया गया। पाटिल अब भी कागवाड़ से ही विधायक हैं। जी हाँ, उन्होंने कागवाड़ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता, फिर भाजपा में आ गए, फिर भाजपा के टिकट पर कागवाड़ से वो उपचुनाव भी जीता जो उनके ही दलबदल के चलते
करवाना पड़ा था। और फिर बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों और टेक्सटाइल व हैंडलूम मंत्री भी रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाजपा ने इस साल जुलाई में येदियुरप्पा से ही इस्तीफा ले लिया। तो अब ये जग की रीत है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा माने पूरे कैबिनेट का इस्तीफा। और बासवराज बोम्मई जब सीएम हुए, नए सीएम, तो उन्होंने अपने कैबिनेट में पाटिल को लिया नहीं। सो पाटिल फिर से सिर्फ विधायक ही रह गए। लोगों की सेवा के लिए उनके पास मंत्री पद नहीं रहा और यही अफसोस अब उन्हें कचोट रहा है। लेकिन राजनीति का खेल ऐसा खराब कि किसी के अफसोस को भी बख्शता नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, हालिया नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता सिद्धारामैया ने कह दिया है कि पाटिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस और जेडीएस विधायकों को पैसे का लालच दिया था, उन्हें 25 से 35 करोड़ की घूस दी गई। इसी तरह कई और विपक्षी नेताओं ने एक एक करके पाटिल के बयान से सहमति जतानी शुरू कर दी। विडंबना देखिए, विपक्ष के नेता भाजपा नेता की बात से सहमत हुए जा रहे थे और भाजपा शर्मिंदा। लेकिन फिर सभी कहानियों की तरह इस कहानी का भी अंत लिखा ही था। श्रीमंत पाटिल ने आज प्रेस के सामने आकर जोर देकर कहा, मुझे किसी ने पैसे की पेशकश नहीं की, मैं तो अपनी मर्जी से भाजपा के पास गया था। उन्होंने पूछा कि मैं उनके साथ क्यों आना चाहता हूं, तब मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सरकार बनने पर एक अच्छा विभाग। अगर मुझे कोई पैसे दे तब भी मैं नहीं लूँगा, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। अब जब जनता की सेवा के इच्छुक पाटिल साहब ने खुद ही कह दिया है कि उन्होंने पैसा नहीं लिया, तो हम कौन होते हैं सवाल करने वाले। अपन चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। अगली सुर्खी का ताल्लुक है पेगासस मामले से। सुप्रीम कोर्ट ने आज पेगासस मामले में दायर याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया। आज केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नया हलफनामा दायर नहीं करने वाली है, विस्तृत हलफनामा। केंद्र ने कहा कि वो पेगासस मामले पर सभी सवालों के उत्तर देने को तैयार है, लेकिन विशेषज्ञ समिति को ही। चूंकि सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का हो सकता है, इसीलिए हलफनामे के माध्यम से जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो सार्वजनिक होगा। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की बेंच ने साफ किया कि अदालत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर जानकारी नहीं चाहती है। अदालत बस ये जानना चाहती है कि कानून में बताए गए तरीकों से परे जाकर जासूसी हुई या नहीं। अदालत 2 से 3 दिनों के भीतर अपना अंतिम आदेश दे सकती है। दर्शक जानती हैं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद कहा था कि वो पेगासस मामले को दिखवाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने को तैयार है। ये समिति अदालत के प्रति जवाबदेह रहेगी। पेगासस मामले का संबंध भारत में अवैध रूप से पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की कथित जासूसी से है। इल्ज़ाम यह है कि भारत सरकार ने इजरायल से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा और फिर इसका अवैध इस्तेमाल किया। अगली सुर्खी का संबंध है एक लव लेटर से। जी हां, प्रेम पत्र। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय माने ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत एक नोटिस थमा दिया है और इस नोटिस को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्विटर पर मोदी सरकार की पसंदीदा एजेंसी की तरफ से आया लव लेटर बता दिया है। गुप्ता को मिले नोटिस का संबंध पंजाब से पूर्व आम आदमी पार्टी विधायक सुखपाल सिंह खैरा के मामले से है। खैरा ने आम आदमी पार्टी के लिए यूएस से $1 लाख जुटाए थे। इस मामले में ईडी खैरा के खिलाफ जांच कर रही है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि एजेंसी पंकज गुप्ता से इस संबंध में क्या पूछताछ करना चाहती है, लेकिन उन्हें नोटिस सर्व किया गया है और जांच में कोऑपरेट करने के लिए कहा गया एक तारीख भी उन्हें दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नोटिस को आगामी पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के चुनावों से जोड़कर देखा। चौथी सुर्खी कोरोना संक्रमण से हुई मौतों से जुड़ी है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 23 सितंबर तक की डेडलाइन देकर कहा कि इस तारीख तक सरकार को कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर गाइडलाइंस अदालत को बता देनी होगी। सरकार ने फिलहाल कहा है कि वो जहर, आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना के मामलों में डेथ सर्टिफिकेट पर मृत्यु का कारण कोविड नहीं लिखेगी। अदालत ने इस बिंदु पर सरकार से पुनर्विचार करने को कहा है। मुआवजे में देरी और मृत्यु प्रमाण पत्र पर बतौर मौत का कारण कोविड न लिखने को लेकर केंद्र सरकार को कई बार सर्वोच्च न्यायालय से डांट पड़ चुकी है। आखिरी सुर्खी का संबंध है पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस के निधन से। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने आज मंगलुरु के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। ऑस्कर फिलहाल राज्यसभा सांसद थे। कर्नाटक के उडुपी से आने वाले ऑस्कर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी में उन्होंने एआईसीसी के संयुक्त महासचिव के पद पर भी सेवाएं दी हैं। 5 बार सांसद रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऑस्कर सड़क एवं परिवहन मंत्री भी रहे। बीते दिनों कसरत करते करते ऑस्कर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ये थे दिन की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के भूपेंद्र पटेल ने आज बतौर गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री
शपथ ले ली है। एक नेता जो 2010 में पहली बार अहमदाबाद का पार्षद बनता है और 11 साल बाद सूबे की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जहां पहुंचता है। राजनीति में ऐसा प्रमोशन बहुत कम नेताओं को मिलता है। भूपेंद्र पटेल का नाम अपवादों में लिया जाता रहेगा। शनिवार को जब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस्तीफा हुआ तो नए मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा शुरू हुई। रेस में आगे कौन पीछे कौन वाली लिस्ट विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर चलने लगी कहीं पर भी, लेकिन भूपेंद्र पटेल का नाम था नहीं। विधायक दल की बैठक के बाद ये नाम मीडिया में आया और पहली बार विधायक बना ये नेता कहीं भी दावेदारी में नजर नहीं आया था ऐलान से पहले। इसीलिए फैसले पर हैरानी भी खूब हुई। फैसले में खूब गोपनीयता भी बरती गई। शायद बीजेपी के भी 2-3 बड़े नेताओं के अलावा इस फैसले की पहले से किसी को भनक नहीं थी। भूपेंद्र पटेल को भी पक्का भरोसा नहीं रहा होगा कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। रविवार की सुबह भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के अपने घर से फाफड़ा जलेबी का ब्रेकफास्ट करके निकले। पत्नी हेतल और बेटे अनुज को बोलकर गए कि गांधीनगर में एक मीटिंग है, शाम को आने में देर हो सकती है। और फिर शाम को परिवार को टीवी से खबर मिलती है कि गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र पटेल का नाम चुन लिया गया है। अमूमन होता ये है कि मुख्यमंत्री बनने वाले मिठाइयों का इंतजाम पहले से कर लेते हैं, क्योंकि ऐलान से पहले खबर बाहर आ ही जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गोपनीयता रखी जाती है और इस मामले में कुछ ज़्यादा ही रखी गई। तो पहले भूपेंद्र पटेल के सियासी करियर की बात करते हैं। ये कड़वा पाटीदार समुदाय से आते हैं। कड़वा पटेल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ इन्होंने, बिल्डर रहे हैं। 1995 में चुनावी राजनीति में आए। अहमदाबाद के तहत आने वाली मेमन नगर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 2010 में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एएमसी के पार्षद बने। 2010 से 15 तक एएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के चीफ भी रहे। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद जब आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनी तब भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। अहमदाबाद के तहत ही आने वाली घाटलोडिया सीट से आनंदीबेन चुनाव लड़ती थी। उनके चुनाव अभियान के चीफ भी रहे हैं भूपेंद्र पटेल। जब आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बना दी गई और उनकी घाटलोडिया सीट खाली हुई तो टिकट मिला भूपेंद्र पटेल को। इस तरह से वो 2017 में पहली बार विधायक बने। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और अब बन गए हैं सीधे चीफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल से ऊपर या मंत्रिमंडल में जो सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है वो उनके पास है। अब आते हैं इस सवाल पर कि तमाम नेताओं को दरकिनार करके भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया क्यों गया। ये सवाल यहाँ से शुरू होना चाहिए कि विजय रूपाणी को हटाया क्यों गया। रूपाणी की कुर्सी जाने वाली है, इसकी अटकलें बहुत पहले से थी। जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी पार्टी एक मत नहीं थी उनके नाम पर। गुजरात की बीजेपी में 2 बड़े धड़े माने जाते हैं, एक अमित शाह का और दूसरा आनंदीबेन पटेल का। कहते हैं कि 2016 में आनंदीबेन पटेल ने इसी शर्त पर इस्तीफा दिया था कि उनके बाद नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तब नितिन पटेल का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था। उनके समर्थकों ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी थी। लेकिन मिठाइयाँ खरीदने के बाद हुई विधायक दल की बैठक में मामला पलट गया। अमित शाह का वीटो हो गया। बैठक में अमित शाह विजय रूपाणी के नाम के साथ आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में अमित शाह और आनंदीबेन अपनी अपनी पसंद के मुख्यमंत्रियों के नामों पर भिड़ भी गए थे। तब आनंदीबेन पटेल ने यह तक कह दिया था कि उन्हें हटाने के लिए पार्टी के अंदर से लोगों ने ही पटेल आंदोलन डिज़ाइन किया था। अमित शाह ने तब कहा था कि उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन नया मुख्यमंत्री वो तय करेंगे। और इस तरह से अमित शाह के आशीर्वाद स्वरूप विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बनते हैं। तो विजय रूपाणी को सीएम बनाकर बीजेपी पाटीदार समुदाय की नाराजगी दूर नहीं कर सकी। विजय रूपाणी की अगुवाई में 2017 में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन ये जीत उतनी बड़ी नहीं थी। पार्टी को 100 से कम सीटें मिली। तब लगा था कि शायद बीजेपी रूपाणी को रिपीट ना करे। नितिन पटेल के सीएम बनने की चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी, लेकिन रूपाणी को ही दूसरा मौका दिया गया। तो अब उनको हटाने का फैसला क्यों लिया गया? खबरें थी कि बीजेपी के गुजरात प्रभारी भूपेंद्र यादव और महासचिव बीएल संतोष ने पार्टी की स्थिति का रिव्यू किया था और इसमें यह सामने आया कि रूपाणी मास लीडर नहीं बन पाए हैं अब तक। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल और विजय रूपाणी की भी ज़्यादा बनती नहीं है, यानी पार्टी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर की बन नहीं रही है। विजय रूपाणी को हटाने की और क्या वजह रही, ये समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार दीपल त्रिवेदी से बात की। सुनिए उनकी राय। अक्टूबर में चुनाव हुए कॉरपोरेशंस के। पहली बार आम आदमी पार्टी ने सूरत, अहमदाबाद और गोधरा में बहुत इम्प्रेसिव शो किया। काफी उनके काउंसिलर्स जीत गए और पिछले 2 महीने से गुजरात में ये ट्रेंड चल रहा था कि बहुत सारे पाटीदार यूथ आम आदमी में ज्वाइन कर रहे थे आम आदमी पार्टी।
तो जो पटेल, जो बीजेपी की वोट बैंक है, वो बीजेपी से दूर जा रही थी। इसलिए एक पाटीदार मुख्यमंत्री होना बहुत जरूरी था। और विजय रूपानी का पब्लिक परसेप्शन वो बहुत डैमेज हो चुका था कोरोना से, और ये जो सब चला पाटीदार एजुटेशन, पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट, और तीसरा बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी डिसीजंस कि इंटरनेशनल भी रिपोर्ट्स आए कि बहुत डाटा फजिंग किया है गुजरात ने कोरोना के टाइम। ये सब के कारण मुख्यमंत्री बदलना बहुत जरूरी था। अब आते हैं भूपेंद्र पटेल पर। भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने की दो अहम वजह मानी जा रही हैं। पहली तो ये कि वो पाटीदार समुदाय से आते हैं, और दूसरी वजह उनका पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल के करीब होना। भूपेंद्र पटेल की पाटीदार समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है। सरदार धाम और विश्व उमिया फाउंडेशन जैसे पाटीदार संगठनों में वो ट्रस्टी हैं। गुजरात की राजनीति के जानकारों के मुताबिक बीजेपी ने शहरी इलाकों में पाटीदारों का चेहरा होने की वजह से भूपेंद्र पटेल को तवज्जो दी। शहरी इलाकों में पाटीदार वोटों पर बीजेपी की ग्रिप ढीली पड़ रही है। इस साल फरवरी में सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने पहली बार 27 सीटें जीती। पाटीदार बहुल इलाकों में केजरीवाल की पार्टी को समर्थन भी मिला, तो यहाँ बीजेपी को अपनी कमियां सुधारनी थी। एक फैक्टर ये भी बताया जा रहा है भूपेंद्र पटेल के नाम पर सहमति को लेकर, लेकिन यहाँ बात ये भी आती है कि पाटीदार समुदाय से तो बीजेपी में और भी कई बड़े नेता आते हैं, तो उनके बजाय भूपेंद्र पटेल को तरजीह क्यों मिली? एक्सपर्ट्स की राय क्या है, सुनिए। बीजेपी के पास काफी लिमिटेड ऑप्शंस थे। उनके पास सबसे बड़ा चेहरा था नितिन पटेल, जो कि पटेल समाज में काफी कद्दावर माने जाते हैं। लेकिन नितिन पटेल का बाकी सारे नेताओं से अजीबात एकदम उनका जो है, नितिन पटेल का जो है उनका काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग से है। उनकी किसी से बनती नहीं है। वो अपनी धुन में काम करते रहते हैं, चाहे सीएम हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, वो किसी की बात नहीं मानते हैं। वो रिबेलियस माइंड के, बगावत करने का उनका काफी मूड रहता है हमेशा के लिए। तो शायद बीजेपी के सेंट्रल लीडर ने ऐसा सोचा होगा कि अगर इनको सीएम बना दे और कल को किसी विषय को लेकर बगावत कर दे तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा नेता जो नाम था, उनका नाम चल रहा था मनसुख मंडाविया या परषोत्तम रूपाला या प्रफुल्ल पटेल। तो इन तीनों नामों पे भी चर्चा हुई, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि परषोत्तम रूपाला और मनसुख मंडाविया को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में उनका एलिवेशन हुआ है, उनको प्रमोशन मिला है। राज्य मंत्री थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो उनको मंत्री बनाया गया, तो वापिस उनको सीएम बना के भेजना बीजेपी के लिए प्रैक्टिकल नहीं था, वो एक गलत मैसेज देता था। दूसरा एक नेता था आरसी फाल्दू, जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी जब पीएम थे, जब सीएम थे, गुजरात के सीएम थे, उस समय में फाल्दू प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी उस मामले में उनका एज भी ज्यादा है, लो प्रोफाइल है और एफिशिएंसी के ऊपर सवाल है, इसलिए उनको नहीं बनाया गया। प्रफुल्ल पटेल का नाम जरूर जोरों में चर्चा थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल सिर्फ एक ही बार विधायक बने थे, उसके बाद वो इलेक्शन जीत नहीं पाए। उनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग का काफी एलिगेशंस है, काफी कंट्रोवर्शियल है। लक्षद्वीप में हम सब ने देखा है, वो काफी कंट्रोवर्शियल हस्ती रही है वहां पे। तो इसके लिए उन सभी नामों के ऊपर चर्चा हुई, लेकिन फाइनलाइज नहीं हुआ। भूपेंद्र पटेल जो है, भूपेंद्र पटेल एकदम जिससे हम कहते हैं कि ब्लैंक स्लेट है, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एलिगेशन आज तक नहीं है। वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की एक अथॉरिटी है अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए काम करती है, उसके भी चेयरमैन रहे। खुद अपने पेशे से एक बहुत बड़े बिल्डर है, लेकिन उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा वो किसी कैंप में शामिल नहीं है। आनंदीबेन पटेल के बहुत करीबी माने जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी भी कैंप जो है अंदरूनी पॉलिटिक्स से है, उससे वो बच के रहे हैं। तीसरी बात, उनके फेवर में जो काम करते हुए मुझे दिख रहा है कि वो काफी सॉफ्ट स्पोकन है। किसी को हमेशा प्यार से बात करेंगे, सभी से, किसी को नकारेंगे नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे। तो आज बीजेपी की जरूरत है जो पाटीदार समाज को खुश रखे और जो कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले। नितिन भाई पटेल है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपकी बात सही है, पर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ये स्टाइल रहा है कि फ्रेश फेस देना। तो ये जो भूपेंद्र पटेल की नियुक्ति की गई है, उनका पूरा क्लीन स्लेट है। अभी ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, कोई भी इनके बारे में कुछ ढूंढना अगर चाहे भी, तो ये बिल्कुल क्लीन स्लेट है
क्योंकि वो वो कॉरपोरेशन में थे, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, पर इससे ज्यादा इनको कुछ एक्सपीरियंस, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। वो पहली बार 2016 में ही विधायक बने, जब आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री के तौर से जब इस्तीफा दिया, तभी आनंदीबेन पटेल की वजह से भूपेंद्र पटेल ने आनंदीबेन की जो सीट खाली हुई घाटलोडिया मत विस्तार से, जिसकी मैं मतदार भी हूँ कोइंसिडेंटली, तो भूपेंद्र भाई को टिकट दिया। और भूपेंद्र भाई गुजरात में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते हुए नेता है। 1,17,000 की उनकी विक्ट्री मार्जिन रही है। और मैं तो उनके मत क्षेत्र में से आ रही हूँ। किसी को भी आधार कार्ड निकलवाना हो, ये कोरोना के टाइम किसी को हॉस्पिटल में कुछ तकलीफ हुई, तो भूपेंद्र भाई बहुत अप्रोचेबल, एक्सेसिबल है। और मेन पॉइंट, इनको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये क्लीन स्लेट है। इन एक्सपीरियंस, इनका अनुभव ना होना भूपेंद्र पटेल की सबसे बड़ी ताकत है। नितिन भाई पटेल का अगर हम देखें तो नितिन भाई पटेल काफी इमोशनल आदमी है, और इतने साल 1977 से वो पॉलिटिक्स में है, जनसंघ में थे वो 1977 से। तो इतना ज्यादा अनुभव के कारण वो काफी कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं। अभी जो 2022 में गुजरात में चुनाव आने वाला है, उसमें एक मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जिनकी छवि बिल्कुल क्लियर हो। नितिन भाई की वो छवि अनफॉर्चुनेटली इतनी क्लियर नहीं है। और एक तो ये क्लीन छवि की बात हो गई, और दूसरा पाटीदार हो गए, और ये अहमदाबाद अर्बन फेस है। अब आते हैं भूपेंद्र पटेल की आनंदीबेन पटेल से करीबी के फैक्टर पर। कहते हैं कि 2017 में घाटलोडिया सीट पर उम्मीदवारी की बात आई तो आनंदीबेन पटेल अपनी बेटी को उतारने के पक्ष में थी, लेकिन अमित शाह इसके पक्ष में नहीं थे। फिर सहमति बनी भूपेंद्र पटेल के नाम पर, तभी एक कंसेंसस कैंडिडेट ही थे। तो क्या भूपेंद्र पटेल को इस बार सीएम बनाने में भी अमित शाह की सहमति रही होगी? क्या इक्वेशन बने, हमने जानकारों से पूछा। ये सब पटेल्स, उसमें केशुभाई भी आ गए, उसमें प्रवीण तोगड़िया भी आ गए, सब जो इम्पोर्टेंट पटेल्स थे वो बीजेपी की ओर जा रहे थे। पर फिर ये जो 2014 अगस्त से पाटीदार एजुटेशन शुरू हुआ कि पाटीदारों को गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजर्वेशन दिया जाए या उनको ओबीसी में शामिल किया जाए, ये जो पाटीदारों की डिमांड थी, उसके कारण काफी वायलेंस हुआ। 2002 के बाद पहली बार 2014 में जो वायलेंस हुआ, जिसमें 14 लोग मर गए थे और कम से कम 250 लोग गंभीर स्वरूप से घायल भी हुए थे, ये एजिटेशन ने बहुत पकड़ लगाई थी गुजरात में। ये एजिटेशन की वजह से ही आनंदीबेन पटेल को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। और अभी जो गवर्नमेंट ने ओबीसी एक्ट पास किया, तो गुजरात के पाटीदार मानते थे कि उनको पाटीदारों की सूची में शामिल किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये भी एक कारण है कि पाटीदारों की गुजरात में पॉपुलेशन वो 13% ही है, पर वो बहुत इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं, उनके पास वो मनी बैग्स माने जाते हैं। गुजरात की बीजेपी में सबसे बड़ा नेता आज भी है नरेंद्र मोदी। उनके अलावा एक कैंप वहां हुआ करता था जो था अमित शाह का, और दूसरा कैंप हुआ करता आनंदीबेन पटेल का। आनंदीबेन और अमित शाह मोदी जी के मंत्रिमंडल में रहते हुए भी उनसे बिल्कुल भी नहीं जमती थी, एक दूसरे की तरफ दोनों देखते भी नहीं थे। उनकी जो दुश्मनी है वो आज भी बरकरार है। हमने देखा है कि भूपेंद्र पटेल को जब सीएम बनाया गया है गुजरात में, तो भूपेंद्र पटेल ये जो है आनंदीबेन कैंप के माने जाते हैं, लेकिन उनका जो निवास है या उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली मतदार संघ जो उनका है, वो अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी अमित शाह की है। तो अमित शाह से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने रिलेशन सुधार लिए थे। उनको अंदाजा तो नहीं था कि वो सीएम बनेगी किसी दिन, लेकिन उन्होंने अमित शाह से अपने रिलेशन बनाए रखा था। तो आनंदीबेन वर्सेस अमित शाह, ये जो राइवलरी गुजरात में हुआ करती थी, वो शायद भूपेंद्र पटेल और अमित शाह के बीच में ना हो। एक तो अमित शाह बहुत कद्दावर नेता बन गए हैं, वो अभी लोकल पॉलिटिक्स में नहीं है, उनका स्टेटस और स्टेचर काफी बढ़ गया है।
तो भूपेंद्र पटेल उनसे कोई पंगा नहीं लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। रही बात जो अमित शाह को मानने वाला गुट है या आनंदीबेन को मानने वाला गुट है, उनका भूपेंद्र पटेल के साथ रिलेशन क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प चीज होगी हमें देखने के लिए। अमित शाह कैंप का आज बहुत बड़ा होल्ड है। अहमदाबाद का जो गुजरात का यूनिट है, बीजेपी का जो यूनिट है अहमदाबाद का, उस पर सारा होल्ड आज अमित शाह का है। अमित शाह के ही जो करीबी माने जाने वाले प्रदीप सिंह वाघेला या प्रदीप सिंह जाडेजा जो है, वो बीजेपी वहां पर चलाते हैं। ये लोग भूपेंद्र पटेल को कितना काम करने देंगे, कितना फ्री हैंड उनको देंगे, या उनके रास्ते में कोई अड़चने निर्माण करेंगे, ये सब हमें देखने वाली बात है। गुजरात में करीब 15 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में चुनाव में जाएगी और तब साबित होगा कि बीजेपी की ये चॉइस कितनी ठीक बैठती है। दिल ऑन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते।